जय हिंद। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हिमेटोपोइसिस क्या होता है और हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत जितने हमारे ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जो हमारे 3 ब्लड सेल है, उसका निर्माण हमारे शरीर में किस तरह से यहाँ पे हिमोपोटिक स्टेम सेल्स के द्वारा होता है, उसको पूरी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये बोन का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, मैंने हर बार जैसे कि एरिथ्रोपोइसिस हो गया, ल्यूकोपोइसिस हो गया और थ्रोम्बोपोइसिस हो गया, जितने हम प्रोसेस पढ़े हैं हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत ब्लड सेल्स बनने का, तो मैंने इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया है। दोस्तों, इसके पहले जितने बार मैंने इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप समझेंगे ये बोन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग बोन लिया है। मान लो ये स्ट्रक्चर जो है एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन क्या है भाई? मान लो ये फीमर का बोन है, मतलब थाई बोन है। तो थाई बोन का ये जो भाग है, जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ, याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन, मान लो ये फीमर है। तो ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होगा भाई? रेड बोन मेरो में होगा। और यही प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा पेल्विक बोन है, तो पेल्विक बोन से क्या होता है? अटैच होता है, जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन फीमर के रूप में जानते हैं। जितने ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो उनके डेवलपमेंट को, उनके फॉर्मेशन को, उनके मैचुरेशन को समझाने के लिए मैंने हर बार इस तरह से प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन के अंतर्गत इस तरह से यहाँ पे रेड बोन मेरो को दिखाने का कोशिश आपको किया है। अब दोस्तों, क्या होता है आप सभी जानते हैं, रेड बोन मेरो में क्या मौजूद होता है? हिमोपोटिक स्टेम सेल, जो कैसा होता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है। और यही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आगे डिराइव करके आगे डिवाइडेड किस में होता है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में। देखो, यहाँ पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी के समस्त सेल्स का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं भाई? कुछ लिमिटेड सेल्स का ही यहाँ पे निर्माण करते हैं, जिसमें का जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो उसका जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे उनका जो निर्माण है, तो उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमोपोटिक स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हिमोपोटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का क्या है भाई? एग्जाम्पल है, यहाँ पे उदाहरण है। तो होता क्या है, जैसे हिमोपोटिक स्टेम सेल में डिवीजन होता है, आगे ये डिफ्रेंशिएट होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं? वो अपने संख्या का, अपने पॉपुलेशन का यहाँ पे बोन मेरो के अंदर मेंटेन करता है। अब यहाँ पे हिमोपोटिक स्टेम सेल अपने संख्या का, अपने नंबर का यहाँ पे मेंटेन नहीं करेगा, तो क्या होगा? रेड बोन मेरो के अंदर हिमोपोटिक स्टेम सेल्स की कमी हो जाएगा, जिसके कारण पर डे हमारे शरीर में क्या होगा भाई? ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हिमोपोटिक स्टेम सेल अपने समान दिखाई देने वाले डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हिमोपोटिक स्टेम सेल माइटोसिस असिमेट्रिक डिवीजन के द्वारा कॉमन माइलाइट प्रोजेनिटर और यहाँ पे कॉमन लिम्फाइट प्रोजेनिटर, 2 प्रोजेनिटर सेल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे हिमोपोटिक जो स्टेम सेल होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अनकमिटेड होता है, याद रखेंगे, अनकमिटेड होता है। यहाँ पे इसमें किसी भी प्रकार का कमिटमेंट नहीं होता है, इसको आगे किस प्रकार का ब्लड सेल्स का निर्माण करना है। जैसे हिमोपोटिक स्टेम सेल में डिवीजन होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो स्टेम सेल फैक्टर का यहाँ पे होता है। यही स्टेम सेल फैक्टर क्या करते हैं? जो हिमोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं रेड बोन मेरो को अंदर, उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं कि यहाँ पे आगे ये डिफ्रेंशिएट होकर के कॉमन माइलाइट प्रोजेनिटर और यहाँ पे कॉमन लिम्फाइट प्रोजेनिटर का क्या कर सके? निर्माण कर सके। तो यहाँ पे जैसे कॉमन माइलाइट प्रोजेनिटर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट होकर के बस्ट फॉर्मिंग यूनिट का निर्माण करता है। और ये जो कॉमन माइलाइट प्रोजेनिटर होता है वो क्या होता है? पार्शियली कमिटेड होता है कि आगे इसको 3 प्रकार का कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का निर्माण करना है, जिसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी फॉर ग्रेनुलोसाइट और एम फॉर यहाँ पे मोनोसाइट। अब यहाँ पे जितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो क्या होता है भाई? फुल्ली कमिटेड होता है कि यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड को क्या बनाना है? रेड ब्लड सेल्स बनाना है, एरिथ्रोसाइट बनाना है। और यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोइड को थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट का यहाँ पे निर्माण करना है। और वैसे ही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट को यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट के 3 सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल, और इसके अलावा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट का यहाँ पे निर्माण करता है। और यहाँ पे कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर के अंतर्गत देखें, ये क्या होता है? ये भी पार्शियली कमिटेड होता है। आगे ये क्या करता है? फुल्ली कमिटेड लिम्फोब्लास्ट का निर्माण करता है।
और लिम्फोब्लास्ट आगे डिवीजन करके आगे डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। अब ये लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है भाई, डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा सेल होता है। तो यहाँ पे हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को याद रखेंगे। पहला एरिथ्रोपोइसिस, दूसरा ल्यूकोपोइसिस और तीसरा थ्रोम्बोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, और ल्यूकोपोइसिस मतलब ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल का फॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट एंड उसका मैच्योरेशन। और थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट का निर्माण। इसके पहले इनके जो स्टेज है और इनके जो प्रोसेस है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण किस तरह से होता है उसको पूरे डिटेल में, पूरे डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप एरिथ्रोपोइसिस में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर इसके बाद आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर इनके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट के बाद यहाँ पे कंप्लीट एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पे इनके प्रोसेस में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पे निर्माण होता है। और यहाँ पे ल्यूकोपोइसिस को देखें तो इनमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखेंगे। पहला माइलोब्लास्ट, और माइलोब्लास्ट से आगे 3 प्रकार के डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट सेल्स का निर्माण होता है। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा यूसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। अब यहाँ पे 3 ग्रेनुलोसाइट जो सेल है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल, इनके बनने का जो प्रक्रिया है, इनके बनने का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इसको हम ग्रेनुलोपोइसिस के रूप में भी जानते हैं। याद रखेंगे ग्रेनुलोपोइसिस। और इसके बाद मोनोब्लास्ट के अंतर्गत सबसे पहले प्रोमोनोसाइट का निर्माण होता है। फिर प्रोमोनोसाइट के बाद यहाँ पे मोनोसाइट, और मोनोसाइट क्या होता है भाई, डब्ल्यूबीसी सेल का सबसे बड़ा यहाँ पे सेल होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको याद रखेंगे मोनोसाइटोपोइसिस के रूप में जानते हैं, मोनोसाइटोपोइसिस। अब यहाँ पे मोनोसाइट कुछ समय बाद टिश्यू के अंदर एंटर करता है, मतलब टिश्यू के अंदर चले जाता है। तो उसको याद रखेंगे, मोनोसाइट का जो स्टेज होता है जब ये टिश्यू के अंदर चला जाता है उसको हम मैक्रोफाज के रूप में जानते हैं। इसके पहले हम पूरे डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट के अंतर्गत याद रखेंगे सबसे पहले प्रोलिम्फोसाइट का निर्माण होता है, फिर यहाँ पे कंप्लीट लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा सेल होता है। अब लिम्फोसाइट का 3 सेल यहाँ पे याद रखेंगे, टी सेल, बी सेल और यहाँ पे एनके सेल। दोस्तों यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट बनने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको याद रखेंगे लिम्फोपोइसिस के रूप में भी हम जानते हैं, लिम्फोपोइसिस। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी सेल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये क्या भाई, ग्रेनुलोसाइट है, जिसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, ग्रेन्यूल्स मौजूद होता है। इनके बनने का जो प्रक्रिया है उसको हम ग्रेनुलोपोइसिस के रूप में जानते हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी का जो 2 सेल है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये क्या है भाई, अग्रेनुलोसाइट है, इनके साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। तो इनके बनने का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे याद रखेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 2 अग्रेनुलोसाइट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम अग्रेनुलोपोइसिस के रूप में भी जानते हैं। याद रखेंगे अग्रेनुलोपोइसिस, अग्रेनुलोपोइसिस। तो इस तरह से ल्यूकोपोइसिस के अंतर्गत ग्रेनुलोपोइसिस, अग्रेनुलोपोइसिस, मोनोसाइटोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस को याद रखेंगे, ये क्या होता है। अब इनके बाद थ्रोम्बोपोइसिस को देखें तो थ्रोम्बोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, इनका डेवलपमेंट होता है, जिसको हम थ्रोम्बोपोइसिस के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले मेगाकैरियोब्लास्ट का निर्माण होता है, फिर मेगाकैरियोब्लास्ट के बाद आगे प्रोमेगाकैरियोसाइट का निर्माण होता है, और प्रोमेगाकैरियोसाइट आगे डेवलपमेंट होकर के ये मेगाकैरियोसाइट का यहाँ पे निर्माण करता है। और यहाँ पे प्रोमेगाकैरियोसाइट के बाद मेगाकैरियोसाइट क्या होता है भाई, बोन मेरो में मौजूद सबसे बड़ा दिखाई देने वाला सबसे बड़ा यहाँ पे सेल होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम मेगाकैरियोपोइसिस के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे मेगाकैरियोपोइसिस। अब यहाँ पे जैसे मेगाकैरियोसाइट का निर्माण होता है तो मेगाकैरियोसाइट के जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक उसका जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं,
तो यहाँ पे मेगाकैरियोसाइट के साइटोप्लाज्मा से क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स या बड्स आप बोल सकते हैं निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे मेगाकैरियोसाइट के आगे साइटोप्लाज्मा से कंप्लीट यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट का निर्माण होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेगाकैरियोब्लास्ट से थ्रोम्बोसाइट का निर्माण होता है उसको हम थ्रोम्बोपोइसिस के रूप में जानते हैं। और थ्रोम्बोपोइसिस के अंतर्गत मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट का जो निर्माण है उसको हम मेगाकैरियोपोइसिस के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आप एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स है उसको आप याद रखेंगे। रेड बोन मेरो में मौजूद हीमोपोएटिक स्टेम सेल जब पहली बार इसमें हीमेटोपोइसिस की प्रक्रिया होता है, ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे तीनों ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उनका यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ये जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है भाई यहाँ पे साथ ही साथ होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आरबीसी अलग टाइम पे बन रहा है, डब्ल्यूबीसी अलग टाइम पे बन रहा है और थ्रोम्बोसाइट अलग टाइम पे बन रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हीमोपोएटिक स्टेम सेल में डिवीजन होता है, आगे ये ब्लड सेल्स बनाता है, तो यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ब्लड सेल जो तीन ब्लड सेल है वो साथ ही साथ यहाँ पे उनका कंप्लीट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत, ल्यूकोपोइसिस के अंतर्गत और थ्रोम्बोपोइसिस के अंतर्गत जितने इनके स्टेज है तो पूरे सेल को आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे पूरे स्टेज के सेल को देखने के लिए, सेल की स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या करते हैं भाई, हम पूरे ऑल स्टेज को देखने के लिए बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जितने स्टेज में हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल का साइज, न्यूक्लियस की कंडीशन जिसमें न्यूक्लियाई देखते हैं और साइटोप्लाज्मा की कंडीशन देखते हैं, किसमें ग्रेन्यूल्स दिख रहा है, किसमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहा है, साइटोप्लाज्मा की कलर कैसा होता है, न्यूक्लियस की कलर कैसे होता है। तो जितने स्टेज में हम सेल के स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे बोन मेरो एग्जामिनेशन में ही हमको पता चलता है पूरे स्टेज किस तरह से हमको दिखता है। चाहे एरिथ्रोपोइसिस हो या ल्यूकोपोइसिस हो या थ्रोम्बोपोइसिस हो, इनके पूरे जितने जो स्टेज होते हैं तो इनके जो सेल स्ट्रक्चर को आप तभी देख सकते हैं जब आप बोन मेरो एग्जामिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे पूरे इनके स्टेज को देखने के लिए क्या करते हैं, हम बोन मेरो का सैंपल लेते हैं और बोन मेरो का सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पे बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अंतर्गत पूरी ये स्टेज को आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको 100x में देखेंगे जिसको हम ऑयल इमर्शन कहते हैं, तो उसमें आपको इस तरह से इनके स्टेज दिखाई देगा। तो इस बातों को आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैच्योर ब्लड सेल, जैसे ही ब्लड सेल्स का निर्माण यहाँ पूर्ण रूप से बन जाता है तो यहाँ पे याद रखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, अब ये तीनों ब्लड सेल्स यहाँ पे बोन मेरो के अंदर निर्माण हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो बोन मेरो से आगे क्या होता है भाई, ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में जितने जो ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिनुसॉइड और सिनुसॉइडल कैपिलरीज, ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के कैपिलरीज होते हैं जो एपिथेलियल सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो यहाँ पे जितने जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो जैसे इनका निर्माण बोन मेरो में होता है तो आगे कहाँ आता है भाई, ये इस तरह से ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम इस तरह से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेशन याद रखेंगे। ट्रांसमाइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो तीन ब्लड सेल है, तो हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत जैसे यहाँ रेड बोन मेरो में इनका निर्माण होता है तो सिनुसॉइड या सिनुसॉइडल कैपिलरीज के द्वारा ये आगे यहाँ पे बोन मेरो के आसपास ब्लड वेसल्स में इस तरह से तीनों ब्लड सेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। बोन मेरो में जब ब्लड सेल्स का निर्माण हो जाता है तो किस तरह से ये यहाँ पे हमारे ब्लड में मिल जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में आता है, उसको आप इसी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे हिमेटोपोइसिस के अंतर्गत याद रखेंगे जितने हमारे ब्लड सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो यहाँ पे आप 10 बिलियन से 100 बिलियन पर डे याद रखेंगे। जितने हमारे ब्लड सेल है तो उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो निर्माण होता है, तो पर डे यहाँ पे रेड बोन मेरो के द्वारा 10 बिलियन से 100 बिलियन पर डे यहाँ पे इनका निर्माण होता है। यहाँ पे 10 बिलियन से 100 बिलियन जो पर डे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो उसमें एरिथ्रोपोइसिस के अंतर्गत आरबीसी का जो निर्माण होता है याद रखेंगे 200 बिलियन पर डे इनका निर्माण होता है रेड ब्लड सेल्स का। और यहाँ पे जो ल्यूकोपोसिस है उसका 10 बिलियन पर डे, 10 बिलियन
पर डे यहाँ पे WBC का निर्माण होता है। और इसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बोपोसिस के अंतर्गत प्लेटलेट का जो निर्माण है वो पर डे 400 बिलियन, यहाँ पे 400 बिलियन पर डे प्लेटलेट का निर्माण होता है रेड बोन मेरो में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो निर्माण होता है, तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे 200 बिलियन जो एरिथ्रोपोसिस के अंतर्गत आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, जो निर्माण है, वो रेड बोन मेरो के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि हिमेटोपोसिस के अंतर्गत सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स का निर्माण किसका होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे एरिथ्रोपोसिस, जिसमें लगभग 200 बिलियन आरबीसी का जो निर्माण होता है पर डे यहाँ होता है। जो अमाउंट में देखें तो सबसे ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे 400 है, तो 400 क्या होता है भाई, यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट के बर्ड से साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट से क्या होता है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, ये इनकम्प्लीट सेल होता है, पूर्ण रूप से यह सेल नहीं होता है। लेकिन एक कंप्लीट मैच्योर सेल की बात करें ब्लड में, तो यहाँ पे 200 बिलियन पर डे यहाँ पे रेड बोन मेरो में निर्माण होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स बनता है बोन मेरो के अंदर, तो यहाँ पे याद रखेंगे एरिथ्रोपोसिस के अंतर्गत रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से हिमेटोपोसिस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आप बिंदु को याद रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही अच्छे तरीका से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हिमेटोपोसिस और हिमेटोपोसिस के अंतर्गत एरिथ्रोपोसिस, ल्यूकोपोसिस और थ्रोम्बोपोसिस, इनके जो स्टेज है और स्टेज के अंतर्गत सेल का साइज, न्यूक्लियस की कंडीशन, न्यूक्लियोलाई की संख्या और साइटोप्लाज्म की कंडीशन क्या होता है, उसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे। इसके बाद हिमेटोलॉजी में आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो टॉपिक है, उसको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं हिमेटोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।